नमस्कार और स्वागत है एक नई चर्चा में। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के वायु प्रदूषण की एक गंभीर समस्या पर, लेकिन इसे आंकड़ों या सरकारी रिपोर्टों के जरिए नहीं देखेंगे। आज का नजरिया होगा एक बेहद निजी, एक भावनात्मक पहलू। हमारी आज की बातचीत का जो केंद्र है वो एक स्रोत है, दिल्ली स्मॉग, अ प्ली फॉर क्लीन एयर। ये स्रोत एक व्यक्ति के रोज के अनुभव, उसकी अंदरूनी फीलिंग्स और साफ हवा के लिए उसकी जो तड़प है उसको बयान करता है। ये कोई स्टडी नहीं, बल्कि एक इंसान की आप बीती है, समझ लीजिए। तो आज हमारा इरादा है कि इस व्यक्तिगत विवरण की गहराइयों को समझें। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हवा जहरीली हो जाती है तो इंसान उसे जीता कैसे है, उसका अनुभव कैसा होता है, इसमें जो भावनाएं छिपी हैं, डर है, उम्मीदें हैं, उन पर गौर करेंगे। चलिए इस अनुभव की परतों को खोलते हैं। हाँ, और ये नज़रिया बहुत ज़रूरी है। अक्सर वायु प्रदूषण जैसे बड़े मुद्दे तथ्यों और आंकड़ों के बोझ तले जैसे दब जाते हैं। हम AQI नंबरों की बात करते हैं, पॉलिसी पर बहस करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इन सब के पीछे इंसान हैं जो हर पल, हर सांस के साथ इस प्रॉब्लम को जी रहे हैं। ऐसी जो पर्सनल कहानियां हैं, वो हमें उस मानवीय पहलू से जोड़ती हैं, मुद्दे को एक चेहरा, एक आवाज़ देती हैं। ये आंकड़ों से परे जाकर हमें असलियत का एहसास कराती हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत की शुरुआत ही हमें सीधे उस माहौल में ले जाती है। लिखा है, सुबह का वक्त था, दिल्ली की सड़कों पर कोहरा नहीं, धुआं छाया हुआ था। ये पहली लाइन ही मतलब कितना कुछ कह जाती है। कोहरा तो चलो एक नेचुरल चीज है, लेकिन यहाँ धुएं का जिक्र है, जो मानव निर्मित आपदा का संकेत है। ये पढ़ते ही एक भारीपन सा महसूस होता है, जैसे हवा में वजन हो, और फिर फौरन शारीरिक प्रतिक्रिया का अनुभव। लेखक बताते हैं, जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, गला जलने लगा। ये कोई दूर की बात नहीं है, कोई भविष्य का खतरा नहीं। ये तो तत्काल उसी पल महसूस होने वाली तकलीफ है, शारीरिक पीड़ा। ये दिखाता है मतलब समस्या कितनी सीधी है, कितनी निजी है। सिर्फ देखने सुनने की बात नहीं रही है, ये तो सीधा शरीर पर हमला है। नजारा की उतना ही निराशाजनक बताया गया है। आसमान धुंधला था, सूरज भी जैसे मास्क पहनकर निकला था। ये कल्पना, सूरज का मास्क पहनना, ये कितनी अनोखी है और साथ ही कितनी डरावनी। ये सिर्फ कम रोशनी या धुंध की बात नहीं है। ये दिखाता है कि प्रकृति का सबसे सबसे शक्तिशाली प्रतीक सूर्य, वो भी जैसे लाचार सा है, छिपा हुआ सा इस प्रदूषण के सामने। इस एक वाक्य में स्थिति की गंभीरता का पूरा सार है, मुझे लगता है। हाँ, आपने सही पहचाना। ये शुरुआती अनुभव बहुत गहरे मायने रखते हैं। गले में जलन जैसी जो शारीरिक प्रतिक्रिया बताई गई है, वो सीधे तौर पर हवा में जो खतरनाक प्रदूषक हैं, उनके संपर्क में आने का नतीजा है। जब स्मॉग गंभीर होता है, तो हवा में PM 2.5 मतलब वो बहुत महीन कण जो सांस के साथ फेफड़ों में गहरे चले जाते हैं, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसी जहरीली गैसों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। ये कण और गैसें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो नाजुक परतें हैं, उनमें जलन पैदा करती हैं, जिससे गला जलना, खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये बहुत आम हो जाता है। और जो विजुअल इफेक्ट का जिक्र है, वो भी मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत असर डालता है। प्रदूषण सिर्फ हमारी सेहत पर असर नहीं डालता, ये हमारे आसपास की दुनिया का जो अनुभव है, उसे भी बदल देता है। जब आसमान साफ ना हो, सूरज की रोशनी मध्यम हो, तो ये सब देखने में बुरा नहीं लगता। ये हमारे मूड, हमारी एनर्जी लेवल, उसको भी प्रभावित करता है। सूरज का मास्क पहनना वाला जो रूपक है, वो बहुत शक्तिशाली है। ये न केवल विजिबिलिटी में भारी कमी को दिखाता है, बल्कि ये एक तरह से प्रकृति के दम घुटने का प्रतीक है, जैसे पूरी कायनात ही इस बोझ तले दबी जा रही हो। ये स्थिति की गंभीरता और उससे पैदा हुई लाचारी को दिखाता है। बिल्कुल, ये वाकई चिंता की बात है कि ये अनुभव सिर्फ बड़ों तक ही सीमित नहीं है। स्रोत में फिर बच्चों का जिक्र आता है, जो सुबह स्कूल बस का इंतजार करें। एक सीन का वर्णन है जहाँ एक छोटी सी लड़की अपने पापा से पूछती है, पापा आज फिर से मास्क पहनना पड़ेगा क्या? और पिता के पास कोई जवाब नहीं, वो बस चुपचाप सिर हिला देते हैं। ये कितना कितना साधारण, कितना रोजमर्रा का सवाल बन गया है बच्चों के लिए। ये सोचना ही कितना परेशान करने वाला है कि मास्क पहनना, जो एक इमरजेंसी उपाय होना चाहिए, वो बच्चों की जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा बन गया है। उनकी मासूमियत पर इस प्रदूषण का कैसा साया पड़ रहा है। हाँ, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों का इस तरह मास्क पहनने को सामान्य मान लेना, ये दिखाता है कि कैसे खतरनाक और असामान्य स्थिति धीरे धीरे हमारी जिंदगी में सामान्य की तरह स्वीकार कर ली जाती है। ये एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ऑफ हैजर्ड है, खतरे का सामान्यीकरण कह सकते हैं।
बच्चे शायद इसके जो लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स हैं उनको नहीं समझते, लेकिन वे इस असहजता को अपनी रोज की दिनचर्या का हिस्सा मानकर बड़े हो रहे हैं। उनके लिए शायद खुली हवा में बिना मास्क के दौड़ना एक असामान्य बात बन जाए आगे चलकर। यह उनके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनके मानसिक विकास और दुनिया को देखने के नजरिए पर भी गहरा असर डाल सकता है। बचपन की वो जो बेफिक्री होती है वो कहीं खो सी जाती है इसमें। और इसी माहौल को क्वांटिफाई करने के लिए, आंकड़ों की भाषा में समझने के लिए स्रोत AQI का जिक्र करता है। बताया गया है कि उस दिन दिल्ली का AQI 600 के पार था। अब थोड़ा समझा सकते हैं कि इस आंकड़े का असल मतलब क्या है? 600 AQI कितना खतरनाक होता है? बिल्कुल, AQI का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये एक स्केल है जो हवा में मौजूद जो मुख्य प्रदूषक हैं, जैसे PM 2.5, PM 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उनकी मात्रा को मापता है और उसे एक नंबर और एक रंग के जरिए दिखाता है ताकि आम लोग हवा की क्वालिटी को आसानी से समझ सकें। 0 से 50 तक का AQI अच्छा माना जाता है, हरा रंग, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से ऊपर गंभीर या सीवियर कैटेगरी में आता है, जिसका रंग गहरा लाल या मैरून होता है। गंभीर श्रेणी का मतलब है कि हवा इतनी जहरीली है कि ये स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाल सकती है, और जिनके फेफड़े या दिल की बीमारियां हैं उनके लिए तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। अब सोचिए 600 का स्तर, ये गंभीर श्रेणी की जो ऊपरी सीमा है 500, उससे भी कहीं ज्यादा है। ये एक एक्सट्रीम इमरजेंसी की स्थिति है। इस स्तर पर हवा में सांस लेना मतलब सीधा सीधा अपने शरीर में जहर भरना है। लंबे समय तक ऐसे माहौल में रहने का परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। फेफड़ों को परमानेंट डैमेज, हृदय रोग का बढ़ता खतरा, स्ट्रोक और यहां तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। 600 AQI, ये सुनकर ही घुटन सी महसूस होती है, और शायद इसीलिए स्रोत में वो तुलना की गई है जो सुनने में बहुत कठोर लगती है, पर शायद उस अनुभव को सबसे सटीक ढंग से बयान करती है। लेखक कहता है, लगता है दिल्ली अब शहर कम गैस चेंबर ज्यादा बन गई है। गैस चेंबर, ये शब्द अपने आप में इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों की याद दिलाता है। इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ क्या दर्शाता है? क्या लगता है आपको? ये गैस चेंबर का रूपक बेहद शक्तिशाली और परेशान करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। ये सिर्फ हवा की खराब गुणवत्ता बताने से कहीं आगे जाता है। ये उस एहसास को पकड़ता है जहां आपका अपना घर, अपना शहर, जो आपकी सुरक्षा और आराम की जगह होनी चाहिए, वही आपकी जान का दुश्मन बन जाए। गैस चेंबर शब्द एक ऐसी जगह का प्रतीक है जहां से बच निकलना मुश्किल है, जहां हवा ही मौत का कारण है। ये उस चरम लाचारी, घुटन और एक धीमी मौत के एहसास को व्यक्त करता है जो शायद लेखक और दिल्ली के कई निवासी महसूस करते होंगे। ये दिखाता है कि प्रदूषण अब सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि एक अस्तित्व का संकट बन गया है, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जिसे कहते हैं, जहां जीने का मौलिक अधिकार यानी साफ हवा में सांस लेने का अधिकार वही खतरे में है। ये सिर्फ एक अतिशोक्ति नहीं, बल्कि उस भयावह मनोवैज्ञानिक बोझ का प्रतिबिंब है। हाँ, गैस चैम्बर शब्द इस अनुभव की तीव्रता को एकदम सामने लाता है। इसके बाद स्रोत प्रदूषण के कुछ कारणों की तरफ भी इशारा करता है, हालांकि बहुत विस्तार से नहीं, क्योंकि ये एक निजी अनुभव है। लिखा है, कहीं खेतों में पराली जल रही है, कहीं गाड़ियों का धुआं उठ रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि ये घुटन अचानक पैदा नहीं हुई। इसके पीछे ठोस कारण है जो अक्सर हमसे दूर लगते हैं, लेकिन उनका नतीजा हम अपनी सांसों में महसूस करते हैं। और फिर इसे फौरन व्यक्तिगत तकलीफ से जोड़ा गया है। और हवा इतनी भारी है कि सांस तक बोझ लगती है। ये वाक्य कमाल का है, सांस का बोझ लगना। सांस लेना जो जीवन की सबसे सहज, सबसे जरूरी क्रिया है, वही एक मेहनत का काम बन जाए, एक बोझ बन जाए। ये दिखाता है कि कैसे पराली जलने या गाड़ियों के धुएं जैसी बड़ी व्यवस्थागत समस्याओं का सीधा शारीरिक असर आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर, उसके अस्तित्व की सबसे बुनियादी क्रिया पर पड़ रहा है। जब स्रोत ये कहता है कि सांस तक बोझ लगती है, तो क्या ये सिर्फ शारीरिक एहसास है या इसमें एक मानसिक थकान, एक जीने की जद्दोजहद का भी इशारा है? मेरे विचार में दोनों हैं।
शारीरिक तौर पर जब हवा में प्रदूषक बहुत ज्यादा होते हैं तो फेफड़ों को ऑक्सीजन लेने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शरीर को ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है सिर्फ सांस लेने जैसी बुनियादी क्रिया के लिए। इससे थकान महसूस होती है, सिर भारी लगता है, काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो शारीरिक बोझ तो है ही, लेकिन इससे गहरा एक मानसिक और भावनात्मक बोझ भी है। जब हर सांस एक संघर्ष हो, जब बाहर निकलने से पहले सोचना पड़े, जब बच्चों को मास्क पहनाना पड़े, तो ये लगातार एक तनाव और चिंता का माहौल बनाता है। जीने की जो सहजता है वो खत्म हो जाती है। हर पल आपको याद दिलाया जाता है कि आप एक खतरनाक माहौल में रह रहे हैं। ये मानसिक थकान पैदा करता है, भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता और निराशा का भाव लाता है। तो हाँ, सांस का बोझ लगना सिर्फ फेफड़ों का बोझ नहीं, ये जिंदगी का भी बोझ बन जाता है, कह सकते हैं। स्रोत में जिन 2 कारणों का जिक्र है, पराली जलाना और गाड़ियों का धुआं, क्या आप थोड़ा बता सकते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण संकट में इनका कितना बड़ा हाथ है, खासकर सर्दियों के मौसम में? हाँ, ये दोनों ही बहुत बड़े कारक हैं। खासकर दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के दौरान जो गंभीर स्मॉग होता है उसके लिए। पराली जलाना यानी फसल कटाई के बाद खेतों में जो अवशेष बच जाते हैं उनको जलाना, ये मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। अक्टूबर-नवंबर के महीने में जब ये बड़े पैमाने पर होता है तो हवा के रुख के साथ इसका सारा धुआं दिल्ली एनसीआर की तरफ आ जाता है। इस धुएं में PM 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे जहरीले तत्व भारी मात्रा में होते हैं। दूसरा बड़ा कारक है वाहनों का उत्सर्जन। दिल्ली एनसीआर में गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है और ट्रैफिक जैम भी आम है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, खासकर डीजल गाड़ियों से, नाइट्रोजन ऑक्साइड, PM 2.5 और अन्य प्रदूषक छोड़ता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रदूषण, कंस्ट्रक्शन साइट से उड़ने वाली धूल और कचरा जलाने जैसी गतिविधियां भी इसमें योगदान करती हैं। सर्दियों में मौसम की भूमिका भी अहम हो जाती है। तापमान गिरने और हवा की गति कम होने से ये सारे प्रदूषक जमीन के पास ही फंस जाते हैं, हिल नहीं पाते हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता तेजी से गिरती है और स्मॉग की एक मोटी परत बन जाती है। तो ये कई चीजों का मिला-जुला नतीजा है, जिसमें पराली और वाहन प्रमुख हैं। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि समस्या कितनी जटिल है और इसके कई पहलू हैं। स्रोत में जो लाचारी का भाव झलकता है वो शायद इसी जटिलता से आता है। लेकिन फिर इस निराशा और घुटन के बीच स्रोत के अंत में एक उम्मीद की किरण भी दिखती है। एक बदलाव की इच्छा नजर आती है। लेखक अपने बचपन की साफ हवा को याद करता है, जैसे बचपन में महकती थी। यह महकती हवा की याद आज की भोजल हवा के ठीक उलट है और फिर एक सामूहिक कार्रवाई का आह्वान सुनाई देता है। अगर हम सब मिलकर कुछ करें, पेड़ लगाएं, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें और हवा को जरा आराम दें। ये दिलचस्प है कि कैसे कठोर वास्तविकता, गैस चेंबर और एक मासूम सी, शायद धुंधली सी उम्मीद, बचपन की महकती हवा, एक ही विवरण में साथ साथ मौजूद है। ये विरोधाभास क्या कहता है? ये विरोधाभास मानवीय अनुभव का एक अहम हिस्सा है, खासकर जब हम मुश्किल हालात का सामना कर रहे होते हैं। एक तरफ स्थिति की भयावहता का एहसास है, गुस्सा है, लाचारी है। दूसरी तरफ इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है बेहतर भविष्य की आशा करना, समाधान खोजना, चाहे वो कितना भी मुश्किल लगे। बचपन की साफ हवा की याद सिर्फ अतीत का मोहन नहीं है, ये एक मानक है, एक लक्ष्य है जिसे हम फिर से पाना चाहते हैं। ये याद दिलाता है कि चीजें हमेशा ऐसी नहीं थीं और शायद भविष्य में फिर से बेहतर हो सकती हैं। और जो सामूहिक कार्रवाई का आह्वान है, पेड़ लगाना, गाड़ियों का कम इस्तेमाल करना, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, ये सच है कि दिल्ली का प्रदूषण एक बहुत बड़ी सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, जिसे सिर्फ व्यक्तिगत प्रयासों से हल नहीं किया जा सकता। इसके लिए बड़ी नीतियों, सरकारी हस्तक्षेप और तकनीकी समाधानों की जरूरत है। लेकिन व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर उठाए गए कदम भी मायने रखते हैं। वे न सिर्फ प्रदूषण में थोड़ी कमी ला सकते हैं, बल्कि वे एक सोच में बदलाव का संकेत भी देते हैं। वे दिखाते हैं कि लोग समस्या के प्रति जागरूक हैं और जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। ये उम्मीद को जिंदा रखने का एक तरीका है। लेकिन ये जो उम्मीद जताई गई है, पेड़ लगाना, गाड़ियों का कम इस्तेमाल, क्या स्रोत इसे एक वास्तविक व्यवहारिक समाधान के तौर पर देखता है, या ये सिर्फ एक भावनात्मक जरूरत है, एक तिनके का सहारा? क्योंकि समस्या इतनी बड़ी है कि ये छोटे कदम थोड़े अपर्याप्त लग सकते हैं। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। स्रोत का लहजा देखते हुए, जो कि निजी और भावनात्मक है, ऐसा लगता है कि यह आह्वान शायद भावनात्मक जरूरत और एक वास्तविक इच्छा का मिश्रण है। लेखक शायद ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पेड़ लगाने से या गाड़ियां कम चलाने से
दिल्ली की हवा एकदम साफ हो जाएगी। लेकिन ये कह रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं, कि हमें निष्क्रिय होकर बैठना नहीं चाहिए। ये अपनी ओर से योगदान देने की, अपनी जिम्मेदारी निभाने की पुकार है। शायद इसका गहरा संदेश ये है कि बदलाव की शुरुआत व्यक्तिगत स्तर पर सोच और व्यवहार में परिवर्तन से होती है। जब ज्यादा लोग इन छोटे कदमों को अपनाएंगे तो यह एक सामूहिक चेतना पैदा करेगा, जो फिर बड़ी नीतियों और व्यवस्थागत बदलावों के लिए दबाव बना सकती है। तो इसे सिर्फ भावनात्मक सहारा कहना शायद ठीक ना हो। ये उम्मीद का एक सक्रिय रूप है, भले ही इसका तात्कालिक प्रभाव सीमित लगे। यह इस विश्वास को दर्शाता है कि छोटे प्रयास भी मिलकर बड़ा अंतर ला सकते हैं, या कम से कम लाना चाहिए। और अंत में ये पंक्ति हवा को जरा आराम दे, ये भी एक दिलचस्प रूपक है। हवा को आराम देना, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये पंक्ति बहुत खूबसूरत और सोचने पे मजबूर करती है। हवा को आराम दें, ये हवा का मानवीकरण है, पर्सोनिफिकेशन है। जैसे हम किसी थके हुए इंसान को आराम करने के लिए कहते हैं, वैसे ही यहाँ हवा को आराम देने की बात कही गई है। यह दिखाता है कि हमने अपनी गतिविधियों से, अपने प्रदूषण से हवा पर कितना बोझ डाल दिया है, उसे कितना थका दिया है, कितना बीमार कर दिया है। इसका गहरा मतलब यह है कि हमें अपनी जीवन शैली पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे हर काम का पर्यावरण पर असर पड़ता है। आराम देने का मतलब हो सकता है कम उपभोग करना, कम कचरा पैदा करना, ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना, प्रकृति के साथ ज्यादा सामंजस्य बनाकर जीना। यह सिर्फ तकनीकी समाधानों की बात नहीं, यह हमारे और पर्यावरण के बीच के रिश्ते को फिर से संतुलित करने की पुकार है।